चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखिए, तो यहां आपको डेफिनेशन दिख रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन एरिया। अब मुद्दा यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है, ये इसका क्या मीनिंग है। तो इसको समझने के लिए हम फ्लो फील्ड डिफाइन करते हैं कि आखिरकार ये फ्लो फील्ड क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा कि लिक्विड के मूवमेंट में कि अगर एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड मूव कर रहा है तो ये एक तरीके से वेक्टर की तरह है, क्योंकि हर पॉइंट पे लिक्विड की वेलोसिटी अगर पता करनी है तो एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और हर पॉइंट पे लिक्विड पे जो एरो हम डालेंगे वो उसकी वेलोसिटी होगी। तो ढेर सारे एरोज इस तरह दिखेंगे। तो ये एक तरीके से हमारी वेक्टर फील्ड हो गई, ठीक है, जो लिक्विड के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है, जहां किसी भी पॉइंट पे जो वेक्टर है वो उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो, ये समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, एक सिमुलेशन लेते हैं और सिमुलेशन के थ्रू दोनों फील्ड को हम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और चूंकि वेक्टर सभी कांस्टेंट हैं, सभी कांस्टेंट वेक्टर हैं, इसका मतलब ये जो भी फील्ड हमने रिप्रेजेंट किया है ये फील्ड कांस्टेंट फील्ड है, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं। लेट इट बी 2i कैप। एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 2i कैप है, मतलब हर जगह मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, हर जगह डायरेक्शन कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं इसके करेस्पॉन्डिंग अगर ये किसी लिक्विड के फ्लो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो क्या होता, लिक्विड के हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होती, ठीक है। चाहे यहां वेलोसिटी, यहां 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 सब जगह वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको लिक्विड के सिमुलेशन में कन्वर्ट करके। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, ये मैंने यहां लिक्विड का सिमुलेशन इसके करेस्पॉन्डिंग प्ले किया। अब आप देखिए कि जैसे एरो है वैसे ही लिक्विड मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, और देखिए हर जगह लिक्विड बराबर रफली मूव कर रहे हैं। यहां जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके एरोस समझ में आ रहे हैं कि वो वेलोसिटीज है। और यहां आप एक बात जरूर फील कर सकते हैं कि मैं इस एरिया में बात करूं, इस एरिया में फील करिए, इस एरिया में कितने क्रॉस कर रहे हैं वो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। एरिया इंटू वेलोसिटी, ये मल्टीप्लाई करोगे फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन अगर आप एरिया ऐसा लेते हैं, अब आप इमेजिन करिए कि इस एरिया से कोई भी फ्लो क्रॉस नहीं हो रहा है, लिक्विड क्रॉस नहीं हो रहा है, इससे टेंजेंशियली टच करते हुए भले जाए, इस पोर्शन से क्रॉस तो नहीं हो रहा है। तो या तो आप समझिए इसका एरिया वेक्टर इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, कट गए, इसका एरिया वेक्टर इधर है, वेलोसिटी इसके पैरेलल है, ये तो आना था। तो ये हमने क्या बात की कि किसी भी सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या है। चलिए, अब हम एक और प्लेन लेते हैं इसमें, और ये प्लेन है थोड़ा सा, जैसे अगर प्लेन हमारा ऐसा था तो फ्लक्स बिल्कुल आसान है। ये बेस B था, ये L था, फ्लक्स हमारा L इंटू B आ गया था, ठीक है। अब अगर ये प्लेन हमारा तिरछा होता तो ये मैंने कुछ वर्टिकल के साथ इसको टिल्ट कर दिया थीटा एंगल से, ये L है, ये B है। अब हमें नंबर ऑफ लाइंस निकालनी थी। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी ये समझने के लिए हमने क्या किया कि इससे लाइंस ठीक उतनी ही होंगी जितनी की लाइंस इसका एक हम सामने प्रोजेक्शन बना रहे हैं इससे होंगी, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन टाइप का कुछ बनता जो कि थोड़ा सा ठीक होना चाहिए था, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये इसका प्रोजेक्शन है सामने। तो हर वो लाइन जो इससे इंटर करेगी वो इससे बाहर निकलेगी। आप सिमुलेशन में सोच भी सकते हैं कि इस पार्ट से जो निकल रहा है वही इससे निकल रहा है। तो अब अगर ये B है तो ये लेंथ अब भी B है, लेकिन ये लेंथ L है तो ये लेंथ L cos थीटा है। अब हम फ्लक्स की बात करें इसमें, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स एरिया वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल है।
लेकिन इसका एरिया, इसका फ्लक्स कितना आता, ए इंटू वी, लेकिन इसका एरिया कितना है, एल कॉस थीटा इंटू बी इंटू वी, और ये कुछ और नहीं, एरिया डॉट वेलोसिटी, ये आ गया। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ कि ए डॉट वी फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे आया, मतलब लिक्विड कितना क्रॉस कर रहा होगा वो ए डॉट वी से निकलेगा। तो उम्मीद है पहला सिमुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस सिमुलेशन में जरा आप एक और चीज देखिएगा कि इस सिमुलेशन में जो लिक्विड लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड का ओरिजिन क्या है, ये लिक्विड कहां से पैदा हुआ। तो लग रहा है कि कहीं फार अवे फ्रॉम लेफ्ट से पैदा हुआ होगा और कहीं फार अवे फ्रॉम राइट खत्म हो रहा है। तो फिलहाल देखने से इस लिक्विड का कोई सोर्स या सिंक नहीं दिख रहा। अभी तक हम फ्लक्स बात कर रहे थे किसी एरिया से, अब अगर मैं फ्लक्स किसी वॉल्यूम से बात करूं, जैसे वॉल्यूम ये सिलेंडर ले लो, इस सिलेंडर से फ्लक्स कितना है, तो वॉल्यूम से फ्लक्स का मीनिंग सिंपली क्या है कि इसके जितने भी आउटर मोस्ट सरफेस एरिया, सभी सरफेसेस से फ्लक्स निकालो और वो जोड़ दो। अब जरा समझिएगा कि यहां पे इससे फ्लक्स का मतलब क्या है कि एक तरफ से लिक्विड अंदर आ रहा है, एक तरफ से लिक्विड बाहर निकल रहा है। और अंदर और बाहर कैसे पता कर रहे हैं, इसका हमने रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर डिफाइन कर दिया। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब सोचिएगा कि लिक्विड हमेशा इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ऐसे मूव कर रहा है, तो फ्लक्स यहां से नहीं आएगा। क्यों, इस हिस्से से ना लिक्विड अंदर आ सकता है ना लिक्विड बाहर जा सकता है। अब इस हिस्से से लिक्विड अंदर आ रहा है, इस हिस्से से लिक्विड बाहर जा रहा है। क्यों, वेलोसिटी यहां पैरेलल है, यहां वेलोसिटी एंटी पैरेलल। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए डॉट वी हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब लिक्विड बाहर निकल रहा है, और अगर नेगेटिव है मतलब लिक्विड अंदर आ रहा है। लेकिन जैसे कि समझ में आ रहा है, जितना लिक्विड अंदर आ रहा है ठीक उतना ही लिक्विड बाहर निकल रहा है। इस सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो है। और सही बात है, यही तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है कि लिक्विड जितना अंदर आया उतना बाहर निकला, क्योंकि इसका वॉल्यूम कंजर्व्ड है, इसके अंदर रखा हुआ लिक्विड कांस्टेंट है, ना वो बढ़ रहा है ना घट रहा है। और शायद अब आप इससे ये अंदाज लगा सकते हैं कि मैंने यहां उस क्लोज्ड सरफेस का शेप ऐसे भी ले लूं, तो भी जरा सिमुलेशन से आप फील करिए कि हर जो पार्टिकल अंदर आ रहा है, हर वही पार्टिकल को बाहर निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ये लिक्विड को अपने अंदर ना स्टोर करके रख सकता है, ना लिक्विड पैदा कर सकता है। तो या मैं कहूं कि ये लिक्विड का ना तो सोर्स है ना सिंक है, ना तो लिक्विड इसके अंदर नेट जमा हो सकता है ना नेट पैदा हो सकता है। इसीलिए इसका वॉल्यूम कंजर्व्ड है, तो जितना लिक्विड अंदर आएगा उतना बाहर निकलेगा। इससे थ्रू आउट फ्लक्स जीरो होगा, नेट। तो यहां इसके फ्लक्स का मीनिंग शायद समझ में आया होगा कि उस ओवरऑल वॉल्यूम में कितना लिक्विड अंदर आया कितना बाहर, और ओवरऑल आंसर अंडरस्टूड है कि आंसर जीरो होगा, मैं कैसे भी सरफेस ले लूं। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें कंक्लूजन अब हमारे ये बने कुछ। ठीक है, पहला कंक्लूजन हमारा ये आया कि अगर इस प्लेट से फ्लक्स पूछा होता तो फ्लक्स है E इंटू एरिया, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया का मल्टीप्लाई कर दो। अब बात ये उठी कि ये फ्लक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आंसर है डजंट मैटर। क्यों, क्योंकि ये कोई क्लोज्ड 3D वॉल्यूम नहीं है जिसके अंदर या बाहर डिफाइंड हो। तो इसके अंदर आने वाला और बाहर जाने वाला हमने क्या डिफाइन किया था, बाहर जा रहा है तो प्लस है, अंदर आ रहा है तो माइनस है। अब इसका अंदर बाहर है ही नहीं, एक सिंपली सरफेस है। इसीलिए ये फ्लक्स की हम जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे कि हमने एरिया वेक्टर इधर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लिया, ये नंबर है तो इतना लिक्विड इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव का जनरली सेंस होगा 3D फिगर्स में। ठीक है, दूसरा हमारा डिस्कशन आया कि अगर ये प्लेन तिरछा होता तो इसका एरिया वेक्टर इधर होता, वेलोसिटी इधर होता, तो ये एंगल अगर थीटा होता तो फ्लक्स आता ए भी कॉस थीटा। ठीक है, ये सेकेंड डिस्कशन। इसी डिस्कशन में आप शायद ऐसे समझ सकते हैं कि फील करिएगा, ये एक बाल्टी है, ठीक है, यहां से पानी गिर रहा है। अब मैं इरेज कर देता हूं पूरे इसको।
अब ये हमारी बाल्टी है, अब यहां से पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है, तो इस बाल्टी में कितना पानी कलेक्ट होगा, वो कितना आएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, यही अमाउंट कलेक्टेड। अब जरा सोचिए कि किसी बंदे ने क्या कहा कि एरिया इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला है, तो कहा कि क्यों ना हम क्या करें कि इस बाल्टी का मुंह बदल दें। हमने कहा बाल्टी का शेप, ये बाल्टी दो आइडेंटिकल बाल्टियां हैं, इस बाल्टी का शेप बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इस बाल्टी को मैंने ऐसे काट दिया, ठीक है। अब जरा देखते हैं, इनका कलर थोड़ा ठीक लेना चाहिए था मुझे, सो दैट विजिबल होता, तो मैंने ये कलर ठीक कर दिया। अब जरा इमेजिन करिए, ये पानी लगातार नीचे गिर रहा है, किस बाल्टी में ज्यादा पानी कलेक्ट होगा, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। आंसर बड़ा आसान है, आंसर क्या है, दोनों में सेम, क्योंकि अगर ऐसा करने से पानी कलेक्टेड बढ़ जाता, कंपनी से तो पानी उतना ही गिर रहा है, तो हमने क्या किया, बाल्टी का मुंह ऐसे ना फैला के हमने ऐसे काट दी, तो बाल्टी को हमने ऐसे काट दिया, तो भी तो एरिया ये हो गया, तो काटने पे ज्यादा पानी इकट्ठा होने लग गया, ऐसा तो होगा नहीं। वजह क्या है कि सेम क्यों है, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ये है, वेलोसिटी ये है, और सेकंड वाले में एरिया वेक्टर ये है, वेलोसिटी ये है, तो भले ही इसके मुकाबले इसका एरिया ज्यादा था, इसका एरिया ज्यादा था, लेकिन उसका cos थीटा यूज होगा, और इस एरिया का cos थीटा कुछ और नहीं, यही है। तो शायद आप समझ में आ रहा होगा कि एरिया का cos थीटा ये है, तो जितना पानी इसमें कलेक्ट होगा उतना ही इसमें कलेक्ट होगा। इसीलिए मैं ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि तिरछा अगर रखा है तो भी हम जो एरिया लेंगे वो उसका प्रोजेक्शन लेंगे सामने वाला। अगर लिक्विड ऐसे इंटर कर रहा है तो ये वाला एरिया ना लेके ये लेंगे, दैट्स व्हाई इट इज ए वी cos थीटा। चलो, नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा यूनिफॉर्म फील्ड में आया कि अगर हमने कोई क्लोज्ड बॉडी, क्लोज्ड 3D फिगर ऐसा रखा होगा तो इस पे फ्लक्स नेट 0 होगा यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। क्यों? जितना लिक्विड अंदर आएगा उतना बाहर निकलेगा, आंसर 0। ठीक है। ओपन के लिए भी आंसर 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इस सरफेस पे देखो, इस सरफेस पे लाइंस यहां से आ रही हैं, तो देखिए यहां से अंदर आई, यहां से बाहर निकली, नेट फ्लक्स कितना आया? 0। लेकिन जरा सोचिएगा, अगर ये सरफेस ऐसी होती और ये हिस्सा ओपन होता, अब इमेजिन करिए कि एक ही बार काटा है, यहां लाइंस नहीं है, तो लिक्विड एक ही बार क्रॉस कर रहा है। हां, इसी में जरा समझिएगा कि अगर ये बंद होता तो ये सरफेस और ये सरफेस दोनों सेम बॉडी का पार्ट होती, तो अब इसमें क्या आता कि लिक्विड यहां से अंदर आया, यहां से बाहर निकला, फ्लक्स कट गया। लेकिन यहां से लिक्विड अंदर आया लेकिन किसी सरफेस को नहीं काटा है, क्योंकि ये हॉलो है, तो सरफेस तो सिर्फ इसमें है, तो लिक्विड फ्लक्स सिर्फ एक ही बार आया। और शायद आप अंदाज लगा सकते हैं ये फ्लक्स कितना है, वेलोसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जितना इससे आता उतना ही तो इससे बाहर निकलेगा। पहले ये कट गया था क्योंकि दो सरफेसेस थी, अब सिर्फ एक ही सरफेस है तो एक ही बार काउंट करना है। तो ओवरऑल क्या होगा, 3D फिगर में जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें एरिया देखने पड़ेंगे कि वो लाइन कितनी बार काट रही है। जैसे देखें, ये वेलोसिटी देखिए, यहां सरफेस मौजूद है तो एक फ्लक्स यहां काउंट होगा, यहां सरफेस मौजूद है तो एक फ्लक्स यहां काउंट होगा, और यहां अगर फ्लक्स नेगेटिव होगा तो यहां फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, आधे में फ्लक्स नेगेटिव, आधे में फ्लक्स पॉजिटिव। यहां पे हमने दो बार काउंट किया, आधे में नेगेटिव, आधे में पॉजिटिव। यहां लेकिन क्या था जो मैं ले रहा था इसमें, कि ये वाला पार्ट हमारा हॉलो था, तो एक ही बार काट रहा है बाहर की तरफ वहां पे। ठीक है, चलो इस पार्ट को सिमुलेशन से देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट फील्ड पे आएंगे। चलो उसी को हम सिमुलेशन से देखते हैं, फ्लक्स के कैलकुलेशन में कि एरिया का क्या रोल है। तो जैसे ये देखिए, ये हमारी नंबर ऑफ लाइंस हैं।
अब चाहे आप समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी और फ्लक्स की बात कर रहे हैं, यहां लाइन सिंपली क्या कर रही हैं कि कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है, जितनी ज्यादा लाइंस उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। तो यहां पे अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो देखिए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जा रही है। जैसे अगर रेन होती मतलब रेन काफी तेज गिर रही है, पास पास हो गई, ठीक है, तो ये हमारी इंटेंसिटी हो गई। इंटेंसिटी में तो कितनी ज्यादा लाइंस इससे क्रॉस कर रही हैं उतना ज्यादा लिक्विड फ्लो कर रहा होगा। तो यहां पे देखिएगा, अगर मैं ये एंगल बदलता हूं तो देखिए एंगल बदलता हूं, नंबर ऑफ लाइंस कम हो गई, और जो ही एंगल ये हो गया नंबर ऑफ लाइंस जीरो हो गई। खासकर मैं एरिया वेक्टर बना दूं तो एरिया वेक्टर राइट है, फील्ड लाइन भी राइट है, मैक्सिमम फ्लक्स है और लाइंस ज्यादा क्रॉस कर रही हैं। अब देखिए मैंने एरिया वेक्टर तिरछा कर दिया, एरिया वेक्टर तिरछा कर दिया तो लाइंस कुछ कम क्रॉस करेंगी, इस कम क्रॉस करेंगी, इसको फील वैसे ही करिए इसका करस्पॉन्डिंग फिगर बना के, ठीक है, कि यहां से आप इसको ऐसे बनाइए कि इसका ये जो एरिया होता ये प्रोजेक्शन, तो इस एरिया से जितनी लाइन क्रॉस करती उतनी ही करती, और ये ए है, ये ए का कॉस थीटा है। तो ये फील हो गया होगा। अब हम इसी में इसका थीटा चेंज करते करते 90 डिग्री कर दें तो 1.57 रेडियंस में है एक्चुअली, तो 1.6 रफली 90 के आसपास है। तो देखिए अब ऑलमोस्ट कोई लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगी, सभी लगभग पैरेलल है। ठीक है, और इसी में थीटा अगर मैं वापस से 180 डिग्री कर दूं तो देखिए 180 लाइंस अब भी क्रॉस कर रही हैं, लेकिन एरिया वेक्टर इधर है, लाइन उल्टी क्रॉस कर रही है, तो इसे हम फ्लक्स नेगेटिव का नाम देंगे। ठीक, तो ये सिंगल प्लेन सरफेस से था। अब मैं प्लेन सरफेस की जगह कुछ हाफ स्फीयर ले लूं, पहले इसको रिसेट करता हूं थीटा 0। अब जरा देखिएगा इस हाफ स्फीयर के एरिया वेक्टर हर पॉइंट के अलग अलग थे, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, सबके एरिया वेक्टर अलग अलग थे। अब हमें फ्लक्स निकालना है तो वैसे इंटीग्रेशन टाइप का लगता, लेकिन हमें लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ठीक उतनी ही लाइन क्रॉस कर रही हैं, यहां से निकलने वाली लाइन वही है जो यहां से अंदर होने वाली लाइन है। हर वो जो यहां से अंदर आ रही है वही से तो निकल रही है। अब ये अंदर आ रही है वालों को काउंट क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये ओपन है। ये देखिए एक तरफ से ओपन है ये सरफेस, तो सिर्फ बाहर निकलने वाली काउंट करेंगे, और बाहर निकलने वाले के लिए आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आपका फ्लक्स सीधे सीधे निकल आएगा। और कितना? E इंटू, ये ले लूं पेन, E इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स निकलेगा। क्योंकि इसका निकालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एरिया वेक्टर अलग अलग थे, इंटीग्रेशन टाइप का लगता, लेकिन हर वो लाइन जो इससे अंदर आई है वो इससे बाहर निकलेगी। इसका निकालना मुश्किल था, इसका तो निकाल सकते थे, तो यहां से जो अंदर आया वही बाहर निकला, तो नेट फ्लक्स आया ये, क्योंकि एक ही बार काउंट करेंगे। यहां बिल्कुल जीरो होता अगर ये बंद होता। ठीक है, तो ये बंद होता वाला भी एग्जांपल देख लो कि अगर मुझसे क्लोज सरफेस का पूछा होता, क्लोज्ड सरफेस स्फीयर। अब देखिए ये अगर स्फीयर क्लोज्ड है, थोड़ा इंटेंसिटी कम कर देता हूं सो दैट ये आपको साफ दिखने लगे थोड़ा। अब देखिए इस तरफ से लाइंस अंदर जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, और इस तरफ से लाइंस बाहर निकल रही हैं, और हर वो लाइन जो अंदर आई है वो बाहर निकली है। और शायद आप इससे ये भी अंदाज लगा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता इसका शेप क्या था, ऐसा भी शेप होता तो भी हर वो लाइन जो अंदर आती बाहर निकलती। तो अगर प्योरली क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स जीरो है। चाहे तो एक और शेप चेंज करके हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिलेंडर। देखिए सिलेंडर इस तरह है, लेकिन लाइंस जितनी अंदर आ रही उतनी बाहर निकल रही हैं, और अगर मैं थीटा बदल भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लाइन कहीं ना कहीं से अंदर आएंगी, वो भी बॉडी का हिस्सा है, कहीं ना कहीं से बाहर निकलेंगी, वो भी बॉडी का हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म फील्ड के
कुछ हम रिजल्ट समझ गए। ठीक, चलो अभी तक हमने जो सिमुलेशन देखा उससे थोड़ा सा हमें मिसलीडिंग लगा कि ऐसा लगा कि कभी भी क्लोज सरफेस लेंगे तो उससे तो फ्लक्स जीरो ही आएगा, क्योंकि जितना लिक्विड अंदर आया उतना लिक्विड बाहर निकला। लेकिन जरा हम दूसरा सिमुलेशन देखते हैं। ये जरा देखिए, एक और फील्ड लाइन मैंने बना रखी, थोड़ा जूम कर देता हूं। अब इस फील्ड लाइन पे अगर आप गौर करें तो यहां वेक्टर ऐसे और बड़े और बड़े और बड़े वेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, यहां वेक्टर छोटे और बड़े। तो यहां पे अगर आप देखिए तो वेक्टर की स्ट्रेंथ आगे जाने पे बढ़ रही है और लीनियरली बढ़ रही है रफली। ठीक है, वैसे ये फील्ड जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर माने तो ये एक्स आई कैप टाइप का है, प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो दाएं तरफ पॉजिटिव, बाएं तरफ नेगेटिव, ये हमारी फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब जरा इनका लिक्विड फ्लो देखते हैं। तो पहले मैं इसको हटा देता हूं, अब हम इसका लिक्विड फ्लो बनाते हैं। ये लिक्विड फ्लो आया। अब जरा इसके लिक्विड फ्लो में आप देखिए, बिल्कुल वैसे ही है कि यहां वेलोसिटी कम है, ज्यादा है और ज्यादा, लेफ्ट और लेफ्ट, ये इस तरह वेलोसिटीज है। पूरे डिस्कशन में एक खास बात और है कि जरा इस लाइन पे आप देखिएगा, ये जो डॉटेड लाइन, इस लाइन पे लिक्विड ऐसा लग रहा है कि यहां से बाहर पैदा हो रहा है और यहां से बाहर पैदा हो रहा है। तो ये एक लिक्विड के सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, कि जैसे यहां से लिक्विड इधर जनरेट हो रहा हो, यहां से लिक्विड इधर जनरेट हो रहा हो। ठीक है, अब जरा सोचिएगा कि मैंने अगर कोई सरफेस इस तरह मानी होती, क्यूबॉइड मान लो, अब क्यूबॉइड माना मैंने, अब मैं इसके एरिया वेक्टर भी बना लेता हूं कहीं। ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर सरफेस की बात कर रहे हैं तो रेडियली आउटवर्ड होंगे, तो सभी के रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर है। यहां से देखिए क्या आएगा, फ्लक्स पॉजिटिव, क्योंकि एरिया वेक्टर उसके पैरेलल है। यहां से भी फ्लक्स पॉजिटिव, यहां से फ्लक्स जीरो, और शायद समझ गए होंगे इन तीनों चारों सरफेस से फ्लक्स जीरो है। लेकिन इस बार फ्लक्स कटा नहीं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, नेट फ्लक्स इसमें से पॉजिटिव आ गया। मतलब क्लोज सरफेस से फ्लक्स कट जाए ये जरूरी नहीं। और आप समझिएगा कि लिक्विड यहां से भी बाहर निकल रहा है, लिक्विड यहां से भी बाहर निकल रहा है। और लिक्विड अगर मैंने मिटा दिया, फिर से बना देता हूं। तो ये हमारी सरफेस थी, इस पूरी सरफेस से लिक्विड बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है मतलब ऐसा कुछ लग रहा है मानो इसके अंदर से लिक्विड पैदा हो रहा है जो ये बाहर की तरफ फेंक रहा है। मतलब कोई लिक्विड का सोर्स इसके अंदर मौजूद है, लिक्विड का सोर्स एक इसके अंदर मौजूद है जो लिक्विड पैदा कर रहा है। क्लियर? तो शायद ये फील कर पा रहे होंगे कि अगर फ्लक्स हमें नेट रेडियली आउटवर्ड मिल जाए कहीं किसी जगह, मतलब वहां पे सोर्स है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली क्या हो रहा है कि मतलब लिक्विड नेट चारों तरफ से बाहर निकल रहा है, नेट लिक्विड बाहर निकल रहा है, मतलब सोर्स मौजूद है। हालांकि क्या है कि सिर्फ यही केस नहीं है, इसी में आप अगर यहां पे एक क्यूब बनाते, एक क्यूब आप यहां बनाते, अब जरा समझिएगा कि इससे लिक्विड बाहर नहीं निकल सकता, एक्चुअली इन चारों से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन इससे और इससे तो बाहर निकल सकता है। दरअसल इससे अंदर आएगा, इससे बाहर जाएगा। लेकिन क्या दोनों बराबर होंगे? आंसर इज नो। क्यों? इसका एरिया और इसका एरिया, एरिया तो दोनों बराबर है, लेकिन जरा देखिए यहां वेलोसिटी कम है, यहां वेलोसिटी ज्यादा है। पिछले डिस्कशन में क्या हुआ था, फील्ड यूनिफॉर्म था तो दोनों पे वेलोसिटी सेम थी। तो लिक्विड अंदर आ रहा है वो कम है, बाहर जा रहा है वो ज्यादा है। अंदर कम आया, बाहर ज्यादा गया, इसका मतलब नेट इसके अंदर से लिक्विड जनरेट हो रहा है, तभी तो अंदर कम लिया बाहर ज्यादा फेंका। इन चारों से तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब इसका भी फ्लक्स पॉजिटिव है, मतलब लग नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर भी कोई ऐसा सोर्स है जो लिक्विड पैदा कर रहा है, तो इसके अंदर से भी लिक्विड जनरेट हो रहा है। अब ये हाइपोथेटिकल है, रियल है वो एक अलग चीज है। आप वैसे फील कर सकते हो कि ऐसा कोई पाइप लगा होता जो पानी फेंक रहा होता और छोटे छोटे स्प्रिंकलर और होते, सब में से पानी फेंक रहा होता, तो पानी का सोर्स हर जगह मौजूद था। तो ये यहां पे ये हमें समझ में आया कि किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स नॉन जीरो कब हो सकता है, और आंसर है कब, जब वहां पे सोर्स मौजूद हो। ठीक है,
तो इसी को समझने के लिए हम इसका नेक्स्ट सिमुलेशन और देखते हैं, सो दैट आपको सोर्स की फीलिंग और अच्छे से आ जाए। ठीक है, ये अब देखिएगा जरा, यहां पे अभी फिलहाल वेक्टर फील्ड अकेली है, वेक्टर फील्ड बाहर की तरफ जा रही है। वैसे ही समझ में आ रहा है, ये पॉइंट चार्ज की फील्ड है, पॉइंट चार्ज की फील्ड ऐसे ही बाहर की तरफ जाती है। तो ये वेक्टर फील्ड बाहर की तरफ जा रही है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम लिक्विड की फील्ड बना देते, फ्लो फील्ड, और ये बना के दिखाता भी हूं, तो ये मैंने फ्लो फील्ड एक्टिवेट की। तो अब देखिएगा ये फ्लो फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। अब अगर आप इस सरफेस से बात करें, तो इस सरफेस से लिक्विड हर जगह बाहर ही निकल रहा है। देखो, हर जगह लिक्विड बाहर ही निकल रहा है, और बाहर ही निकल रहा है, इससे क्या पता चला कि पक्का कोई लिक्विड पैदा करने वाला सोर्स इसके अंदर मौजूद है। जो लिक्विड लगातार पैदा कर रहा है, बाहर निकलता जा रहा है, उधर कहीं खत्म हो रहा होगा जहां भी, लेकिन लिक्विड यहां से तो बाहर निकल रहा है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट सिमुलेशन देखते हैं। एक मिनट, ये बिल्कुल वही है, लेकिन बस फील्ड लाइंस अंदर है। शायद समझ गए होंगे, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस है। तो यहां से ये लाइंस अंदर आ रही हैं। अब इसका करस्पॉन्डिंग हम फ्लो फील्ड फिर ऑन करते हैं। ठीक है, फ्लो फील्ड हमने ऑन किया, तो फिर से देखिए कैसा लग रहा है, जैसे लिक्विड अंदर आ रहा हो। और अगर लिक्विड चारों तरफ से अंदर आ रहा है, ठीक है, तो अब अगर मैं कोई 3D वॉल्यूम फिर इस तरह ले लूं, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि लिक्विड सिर्फ अंदर ही अंदर आ रहा है, अंदर अंदर आ रहा है। मतलब यहां पे कोई लिक्विड का सिंक मौजूद है। और अंदर कैसे? एरिया वेक्टर हमेशा बाहर है, एरिया वेक्टर बाहर है, ये फ्लो वेक्टर अंदर है, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब ये हमारा सिंक है। तो कंक्लूजन क्या आया इस पूरे डिस्कशन का, ये भी देख लेते हैं। तो कंक्लूजन इस पूरे डिस्कशन का आया कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स बाहर मिल जाए, अब नेट फ्लक्स बाहर निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हर जगह बाहर हो, बाहर ऐसे भी आ सकता है, जैसे यहां से अंदर कम आया, बाहर ज्यादा निकला, तो ये वो केस है जहां फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब देयर इज सम सोर्स इनसाइड इट, इसके अंदर कोई सोर्स मौजूद है। और इसका अपोजिट कि अगर यहां से फ्लक्स अंदर आते हुए फील हो, अब अंदर आने के लिए पॉसिबिलिटी यह है कि अंदर ज्यादा आ रहा हो, बाहर कम निकल रहा हो, या हर जगह से अंदर ही आ रहा हो। दोनों ही केस में अगर फ्लक्स नेगेटिव है, मतलब इसके अंदर कोई सिंक मौजूद है जहां पे जाके लिक्विड खत्म हो रहा है। ठीक है, और एनालॉजी आपको अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में समझ में आ गई होगी कि सोर्स की एनालॉजी है पॉजिटिव चार्ज, सिंक की एनालॉजी है नेगेटिव चार्ज। सिर्फ एक ही एनालॉजी बची अब हमारी कि आखिरकार ये फ्लो की एनालॉजी किसके साथ रखें, कि आखिरकार ये फ्लो क्या है। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही लग रही है कि ये वही है। क्यों? क्योंकि हमने वेलोसिटी वेक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही वेलोसिटी वेक्टर की तरह मान लिया था। तो क्यों ना हम ये मान लें कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक ही चीज है। मतलब यहां हम किसकी बात करें? नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द गिवन एरिया। जैसे यहां नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पॉजिटिव है, यहां भी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पॉजिटिव है, अंदर कम आई बाहर ज्यादा निकली। यहां पे नंबर ऑफ लाइंस नेगेटिव, क्यों? अंदर आने वाले को नेगेटिव मान लो, बाहर जाने वाले को पॉजिटिव। नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, यहां पूरे में नेगेटिव है। तो बस अब हम क्या बात कर रहे हैं कि यहां दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चीज फ्लो नहीं कर रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत तो अब भी है, और वो दिक्कत क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज से लाइंस आपने बनाई, ये आपकी लाइंस है। ठीक है, अब मैंने कहा कि हम उस वॉल्यूम की स्टडी कर रहे हैं जिस वॉल्यूम में से लाइन पास हो, तो हमने कहा फ्लक्स कितना है, और मान लो मैंने फ्लक्स डिफाइन किया नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, गिवन एरिया। तो यहां से हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, हमने कहा आंसर है 7।
लेकिन ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि हम सिर्फ 7 लाइन ही बनाएं। हम तो और ज्यादा लाइंस भी बना सकते थे, हो सकता है हम और बना देते। आपने ये डबल बना दी तो 14 हो गया फ्लक्स, ट्रिपल बना दी कुछ और हो गया। क्योंकि लाइंस कितनी बना रहा है वो आपकी मर्जी है, लाइंस हाइपोथेटिकल है। इसका मतलब ये डेफिनेशन यूनिक आने के लिए हमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनानी है ये डिफाइन होना चाहिए। तो या तो हम नंबर ऑफ लाइन डिफाइन करें या हम नंबर ऑफ लाइंस की जगह कुछ और मेजर को फ्लक्स कर लें। अब ये तो तय है कि नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस। इसका मतलब फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस के प्रोपोर्शनल था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। तो फ्लक्स को हमें फॉर्मूला क्या था, v डॉट ए। इसकी एनालॉजी चाहिए तो क्यों ना मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिप्लेस कर दूं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस नहीं है, तो हम कह भी नहीं रहे कि फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस ही है। फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस के प्रोपोर्शनल है। और अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले सकते थे, लेकिन चूंकि हम पहली बार डिफाइन कर रहे हैं, हम ही तो डिफाइन कर रहे हैं, तो कौन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जबरदस्ती का ले। क्योंकि अगर मैंने 2 लिया तो कोई पूछेगा 2 क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया, 4 लिया तो 4 क्यों लिया। इसीलिए हमने क्या किया, कुछ नहीं लिया। हमने कहा इससे जो एक नंबर मिलेगा वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी। आपने उतनी बनाई है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी नंबर ऑफ लाइंस उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। बस क्या है कि फ्लक्स इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ओवरऑल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू गिवन एरिया इज अ मेजर ऑफ फ्लक्स। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ लाइंस इज फ्लक्स, इज अ मेजर ऑफ फ्लक्स। दैट मीन्स फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस and this is proportional to electric field. That's why numerical value of flux is simply E dot A. ठीक है, अब लिक्विड में जो हमने फ्लक्स की बात की थी वो कुछ मीनिंगफुल था। मीनिंगफुल था क्यों, क्योंकि वो वॉल्यूम की बात कर रहा था, कितना वॉल्यूम है, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना क्रॉस किया, या किसी पूरे सॉलिड वॉल्यूम की बात की तो पता चला कितना लिक्विड नेट अंदर आ रहा है या नेट बाहर निकल रहा है। लेकिन यहां ऐसी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कि यहां, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस खुद अपने आप में हाइपोथेटिकल थी, तो वाकई में ये फ्लक्स की डेफिनेशन अभी भी हाइपोथेटिकल है, लेकिन एक काफी यूजफुल डेफिनेशन है। इसका एप्लीकेशन काफी अच्छे हैं, इसीलिए हमने ये नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दी। ठीक है, तो नई हमने डिफाइन कर दी जो एक स्केलर क्वांटिटी है और ई डॉट ए के बराबर। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो आपको अगली क्लास में समझ में आएंगे कि क्यों डिफाइन किया। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या है ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों की एनालॉजी समझने के लिए मैं एक और सिमुलेशन दिखा रहा हूं जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा फ्लो फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपस में रिलेशन। चलिए तो सिमुलेशन देखते हैं एक और। अब इस सिमुलेशन में आपको अंडरस्टूड है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो कॉमन सेंस दिख रहा होगा। यहां से लाइंस बाहर निकल रही हैं, यहां से अंदर आ रही। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक चार्ज को हटा देता हूं, सिर्फ एक ही चार्ज की फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं। हटाया नहीं है, दरअसल इतने दूर रख दिया है कि उसका असर ना के बराबर है। अब आप अकेले इस पे देखिएगा और जूम कर दे, अकेले इस पे फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं। फील्ड लाइन अंदर आ रही है तो एक तरीके से लिक्विड फ्लो अंदर हो रहा है, और अंदर पे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। मतलब अगर मैं ये सरफेस ले लूं तो इस सरफेस पे हमेशा एक यहां से चारों तरफ से फील्ड लाइंस अंदर आते हुए फील होंगी, सिर्फ अंदर ही आ रही। इसका मतलब इस पे फ्लक्स हमारा नेगेटिव है, मतलब ये हमारा सिंक है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम सिमिलरली इसको जूम आउट करते हैं, दूसरा चार्ज के लिए रीलोड करते हैं इसको। तो सिमिलरली मैं इस नेगेटिव को काफी दूर ले जाता, अकेले पॉजिटिव की बात करते तो सिर्फ फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, और बाहर निकल रही है मतलब यहां से अगर मैंने कोई सरफेस ली होगी ये, तो इसमें से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, मतलब ये हमारा सोर्स है। ठीक है, और दोनों को अब मैं कंबाइन करके दिखा देता हूं। ये दोनों को कंबाइन किया। ठीक है, चलो अब ये मैंने इन दोनों को कंबाइन किया। अब देखिएगा
यहां से लाइंस बाहर निकल रही हैं, इसके अंदर आ रही हैं, और इसको इमेजिन ऐसे करिए कि यहां पे एक पाइप रखा है जिसमें से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट वाटर का सोर्स है, पानी बाहर निकल रहा है और इसमें से एक ब्लैक होल टाइप का है, निकल रहा है, इसके अंदर गिर रहा है, ठीक है। अब आपको किसी भी सरफेस का आंसर चाहिए, जैसे इस प्लेन से, प्लेन बनाता हूं, सॉरी, इस प्लेन से, तो देखिए लाइंस ऐसी निकल रही हैं, ये इसका आंसर। लेकिन अगर मैंने ऐसी सरफेस ली होती तो जितनी इसमें अंदर आ रही हैं उतनी ही इसमें बाहर निकल रही। तो ये कटना कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि चार्ज का सोर्स यहां मौजूद है और चार्ज का सोर्स यहां मौजूद है, और कहीं कोई चार्ज नहीं रखा है। और अगर और कोई कहीं चार्ज नहीं रखा है तो ना कहीं और लिक्विड पैदा हो सकता है, ना कहीं और लिक्विड खत्म हो सकता है, क्योंकि ना कहीं ये सोर्स है, ये सिंक है, यहां दोनों ही नहीं है। तो मैं यहां कहीं भी लूं फ्लक्स जीरो, लेकिन अगर मैं यहां लूं तो फ्लक्स नेगेटिव, और यहां लूं तो फ्लक्स पॉजिटिव। क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओपन सरफेस में तो अगर आपने ओपन सरफेस यहां बनाई तो ठीक है, इससे तो फील्ड लाइन है, क्योंकि ओपन सरफेस से तो एक ही बार निकलना है। क्लोज सरफेस लेते तो यहां क्लोज सरफेस जैसे ली, एक बार अंदर आया, एक बार बाहर निकला, टोटल फ्लक्स कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो ये एक थोड़ा इंट्यूशन हमने डेवलप किया कि आखिरकार फ्लक्स है क्या, ठीक। अब एक्चुअली इसका कैसे यूज करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, वो हम कुछ देर बाद देखते हैं। अभी फिलहाल एक कॉमन सेंस बनाने की कोशिश करिए कि व्हाट इज फ्लक्स। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू गिवन एरिया। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है उनकी, तो यू विल हैव टू यूज फॉर्मूला E.E, ठीक। तो उम्मीद है दोनों में रिलेशन समझ में आ गया होगा।